तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलो, और शेयर करके आगे बढ़ाओ और सभी दोस्तों के साथ शेयर करके फिर क्लास में आओ तो आपको बहुत अच्छा आनंद भी आएगा और सवाल भी अच्छे अच्छे पढ़ने को मिलेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और आज के प्रैक्टिस सेशन में हम कुछ आखिरी बार करने वाले हैं यूपी टेट पर, और देखते हैं कितने अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है 5/12, 7/13, 4/7, 4/15 और 9/14 भिन्नों में से तीसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 5/12, 7/13, 4/7 या 4/15 is the third largest fraction of the given fraction is what? ऑप्शंस आपके सामने 5/12, 7/13, 4/7 और 4/15। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन में आपके जो सवाल है मुझे बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवालों का लेवल थोड़ा सा हल्का भारी दोनों तरह का रहेगा और आप चीज़ों को समझ समझ के करेंगे तो मुझे उम्मीद है सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखते हैं, पहला सवाल मिला है सबसे तेजी के साथ। यहाँ पर ऑप्शन दिया है बी, जो राम विनय और मन कुमार महातो ने दिया है। तो देखो, इन सवालों को करते समय आप हमेशा डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। डिवीजन मेथड क्या कहता है कि आप 5 में 12 का डिवाइड करो, 7 में 13 का डिवाइड करो, 4 में 7 का डिवाइड कर लो, 4 में 15 का डिवाइड कर दो और 7 में 9 में 14 का डिवाइड कर दो। तो आपने क्या देखा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48.4, 2 और 12 एकम 12, 0 पॉइंट डिवाइड करेंगे 13 1 7 91, 13 5 65 और बचे 5 50, 13 39। इसको डिवाइड करेंगे तो 0, 7 चौके 28, 7 5 35, कितना बचा 5 50, 7 7 49। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0, 15 दूनी 30, 15 6 90। इसको डिवाइड करेंगे तो 0, 14 5 84 और बचे 6 और 14 चौके 56। अब आपने देखा इनमें कौन सी बड़ी है, तो पहले नंबर पर बड़ी भिन्न 64 ये वाली, दूसरे नंबर पर ये वाली, तीसरे नंबर पर ये वाली, चौथे पर ये और पांचवें पर ये है। उसने क्या बोला है, तीसरी सबसे बड़ी भिन्न। तो पहली बड़ी भिन्न ये, दूसरी बड़ी भिन्न ये, तीसरी बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आसान सवाल था, ए नहीं होगा, इट्स बी। 5/12 तो चौथे नंबर की बड़ी भिन्न होगी। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों का। तो एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, ये रहा। दो संख्याओं का योग 132 है तथा उनका एलसीएम यानी लैसे जो है वो 360 है। वो संख्याएं क्या हैं? दो संख्याओं का योग, द सम ऑफ टू नंबर इज 132 एंड देयर एलसीएम इज 360। दोज नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शंस आपके सामने हैं और चाहेंगे जवाब क्या मिलेंगे आपके। Let's see, 62, 72, 60, 72, 72, 70, 68 और 70। तो उम्मीद करता हूँ जवाब अच्छे से देंगे आप लोग और मुझे समझ के बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और अखिलेश ने इसका आंसर भी 2 दिया है, क्या बात है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिला है आप लोगों का। मैं आपके कमेंट्स नीचे पढ़ता हूँ, इसलिए नीचे देखना पड़ता है बार बार, ठीक है ना। मुझे इसमें पढ़ने पड़ते हैं कमेंट, तो इसलिए इसको नीचे रखा हुआ है जिससे कि मुझे आपके कमेंट दिखते रहें। चलो यहाँ खड़ा कर लेते, देखते हैं अब कमेंट सही दिखेंगे। हाँ ओके, अब ठीक है। तो भाई देखते हैं जवाब क्या मिला है। डी और बी, सब लोगों ने अपने अपने आंसर अलग अलग देने का प्रयास किया है। समझते, देखो सवाल में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, सिंपल पहली लाइन पढ़ो। दो संख्याओं का योग, सम ऑफ टू नंबर इज 132, और 2 नंबर आपके सामने लिखे। तो आपने क्या काम किया, आपने इन दोनों को जोड़ा, 7 6 13 134। ये तो 132 नहीं है, इसको जोड़ा 7 6 13 132, ओके है। 7 7 14 142 गलत है, 7 6 13 138। तो सवाल तो यही हो गया कि उसने बोला दो संख्याओं को टोटल 132। सिर्फ ये ऑप्शन मिलता है जिसमें दोनों संख्याओं का टोटल 132 है ना। ऑप्शन से उड़ाओ, 1 सेकंड में हो जाएगा। कितना आसान था, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो क्या होगा, एक मैं नियम बता देता हूं कि दो संख्याओं के योग यानी a प्लस बी का जो योग होगा और जो उनका एलसीएम होगा, इन दोनों का HCF जो होता है वो हमेशा इन दोनों नंबर का भी अलग अलग HCF होता है, ठीक है। जो HCF होता है वो इन दो नंबर के साथ साथ इन दोनों नंबर का भी HCF, यानी संख्याओं के योग और एलसीएम का HCF हमेशा संख्याओं का HCF भी होता है।
हाँ बहुत बढ़िया अखिलेश, वेरी गुड। HCF सम ऑफ नंबर एंड द एलसीएम इज HCF ऑफ द नंबर्स, वेरी गुड, नाइस, यू सेड नाइस। ओके, एक और सवाल। किसी संख्या के वर्ग का 3/5 भाग 126.15 है, वह संख्या बताइए। 3/5 ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 126.15, फाइंड द नंबर। और भाई लाइक भी करते रहो और शेयर भी करते रहो और मात्रा को बढ़ाते रहो, जिससे कि सभी दोस्तों के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आसानी से सभी लोग अपने सवालों को समझ के करें। तो किसी संख्या के वर्ग का 3/5 भाग 126.15 है, वह संख्या क्या होगी, ये आपके सामने सवाल है। तो देखते हैं वो संख्या आप क्या बताते हैं। ये तो आसान सा सवाल मुझे लग रहा है और उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब आसानी से आप देंगे भी। संख्या बताना है तो ऑप्शन अखिलेश ने दिया है सी। बाकी सब लोग क्या कहते हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। और यहाँ पर आंसर सिर्फ एक मिला है, चलो समझ लेते हैं। उसने बोला एक संख्या है, मैंने माना वो संख्या a है, उसके वर्ग का 3/5 126.15 है, तो मैं a स्क्वायर निकालूं, आपने कहा निकालो 126.5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 से डिवाइड कर दें तो 3 चौक 12, 126.15, माफ करिएगा एक और रह गया, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, ना जाने का 0, 3 पंजे 15, यही तो हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं भाई 42.05 आ गया इसका आंसर। जब 42.05 में आपने मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 5 का मल्टीप्लाई कर दो 42.45 में, तो यू विल गेट हाउ मच, आपने कहा 210.25, यही आएगा ना, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 24, ठीक है 21। ओके, तो अब आपने a निकाला, अगर मैं a को फाइंड आउट करूं तो a क्या होगा, आपने कहा सर 210.25 का वर्गमूल निकाल दो। अब वर्गमूल तो दशमलव का, तो कैसे निकालें, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे करके तब इसका वर्गमूल निकालो, नहीं तो डायरेक्ट निकाल दो। देखो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 210 के ऐसे दो फैक्टर जिन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 210 है, लेकिन लगातार होने चाहिए, तो 14 गुणा 15 होता है ना, तो 14 यहां से आ गया, तो 14.5 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया 14.5 कैसे आया, दैट्स नाइस, वेरी गुड। इसी तरह से आपके आंसर्स आते रहने चाहिए, लगातार क्रम से बने रहना चाहिए, जिससे कि आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में कराऊं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, अब बहुत तरह की छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। प्रश्न है 2 + √3/2 - √3 प्लस 2 - √3/2 प्लस √3 प्लस √3 + 1/√3 - 1 का मान क्या है। तो देखते हैं इसका मान आप मुझे क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि जवाब क्या मिलेगा। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको मैं बता देता हूं, आप भी करना, साथ साथ में मैं भी कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो देखो आप सभी जानते हैं, अगर मुझे किसी भी, इसको बोलते हैं करनी, इसको बोलते हैं करनी, जिसको बोलते हैं सर्ड, ये सर्ड है। और सर्ड्स को, करनी को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब क्या कहता है, उसके नीचे कोई वर्गमूल ना हो। इसको बोलते हैं परिमेयकरण, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। और वो कैसे होता है, इसके अपोजिट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ 2 + √3/2 - √3 प्लस 2 - √3/2 + √3 प्लस √3 + 1/√3 - 1। मैं इसके अपोजिट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे को बोलते हैं रेसिप्रोकल, ऐसे अपोजिट सिंबल से। तो आपने क्या काम किया, 2 3 था ना यहाँ, प्लस का √3/2 + √3, अलग कलर से दिखा रहा जिससे कि आपको याद रहे कि मैं इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। नीचे प्लस है तो माइनस से कर दिया। ऊपर देखते हैं इसमें क्या था, नीचे माइनस है तो प्लस से कर दिया। यही तो हो गया। अब क्या करें, अब हमारी बात समझ में एक आती है। मैं सिर्फ इस वाले को लेके दिखा रहा हूं आपको, जिससे कि आपको समझ में मैं क्या कर रहा हूं। देखो ऊपर क्या हुआ, √2 + √3, √2 + √3, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि भाई ये मेरा हो गया ऐसे कि 2 + √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्या लिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी। जब आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते हो तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे कर, दो दूनी तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 4 माइनस 3 बराबर 1। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? आपने कहा ओके। तो क्या मैं इसके नीचे लिख सकता हूं दैट इज 1? सेम मैंने आगे किया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अपन इसको सॉल्व करें तो 2 2 दूनी 4, 3, 4 में से 3 गया, ये भी 1 बचा। इसको करें तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो 3, ये 3 में से 1 गया 2। ये आपके सामने आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, अब इसका स्क्वायर यहां मैं आगे ओपन कर रहा हूं और आपको समझाता हूं आगे। अब ये तो सॉल्व हो गया पूरा पूरा। अब क्या बचा, ये हुआ 2 दूनी 4। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सवाल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसका नेक्स्ट आपके सामने ले लेता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना रहे। ओके, 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक क्वेश्चन इसका आगे बढ़ा देता हूँ। ओके वेट ए मिनट, मैं एक स्लाइड नहीं ले लेता हूँ जिससे कि ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ओके, तो मैं आगे वाले पेज पर चलता हूँ और इसको आगे लिख लेता हूँ। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या लिखा, आपने बताया 2 + √3 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्या था, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना? स्टूडेंट्स में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर एक सवाल बड़ा सा मिल जाए तो तुरंत छोड़ देते हैं, चलो ये हमारे मतलब के सवाल नहीं है। अरे एग्जाम में आओगे तो कैसे करोगे भैया? खैर जो इसको पढ़ना वो पढ़ो। 2 दूनी 4 प्लस का 3 प्लस का 2 दूनी 4 √3 प्लस 2 दूनी 4 माइनस का प्लस का √3 का 3 हो गया और माइनस का 2 दूनी 4 √3 प्लस ये क्या हो गया, 3 प्लस का 1 प्लस 2 √3 अपॉन 2। देखो √4 से √4 कट गया, 4 3 7, 7 दूनी 14 प्लस इसको क्या लिखें, 4 प्लस का 2 √3 अपॉन 2। अब क्या करें, 14 प्लस, अब इसको 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, तो क्या हुआ 2 प्लस √3, तो 14 और 2 16 प्लस √3, दैट इज द राइट आंसर। तो राइट ऑप्शन कौन सा था, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरे? आपको आवाज आ रही है? सब लोगों को क्लियर है? ओके क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अगर ऐसा सवाल आ जाएगा एग्जाम में तो छोड़ो थोड़ी दोगे, करना पड़ेगा ना, एग्जाम में तो करना पड़ेगा, बिना करे कैसे काम चलेगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। चलो तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। आपने कहा ओके समझ में आया, तो 1 मोर क्वेश्चन फॉर एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज। एक भिन्न के अंश में एक तथा हर में एक जोड़ने पर, यानी एक भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न जो है 1/4 हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात करो। इन दोनों का योग क्या होगा? By adding 1 to both the numerator and denominator of a fraction, it becomes 1/4. And if you are adding 2 in the numerator and denominator, it fraction will become 1/3. Find out the sum of the NR and DR. सवाल आपके सामने है। उम्मीद है अच्छे सवालों को कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, ऐसा मैं नोट करता हूँ। यूट्यूब पर खासकर, यूट्यूब पर कुछ ही बच्चे हैं जो सोचते हैं कि चलो बेटा टफ सवाल हमें मिल रहे हैं तो हमें वो करने चाहिए, जिससे कि हमें कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए सवालों को करते समय। कोई बात नहीं, जो बच्चे समझ रहे हैं वो समझें और मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करें। चलिए, तो B 13 मिल रहा है। चलो मैं इसको बता देता हूँ। एक भिन्न है, आपने कहा ओके, तो मैंने माना भिन्न x/y है। उसने कहा इसके अंश और हर में 1 जोड़ दो, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? आपने कहा सर 1/4 हो जाता है, 1/4। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं इसको गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, 4x + 4 = y + का 1। ये इसकी इक्वेशन बना दें, 4x - का y + का 3 = 0। क्लियर है? ओके,
दूसरी बात, बहुत बढ़िया अखिलेश। दूसरी बात करते हैं, उसने बोला सेम फ्रैक्शन था, उस फ्रैक्शन में आपने क्या कर डाला, सेम फ्रैक्शन था x अपन, अब आपने इसमें 2 जोड़ दिया, जब 2 ऐड किया तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x + 6 = y + 2। अब इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, आपने कहा 3x - y = -4, इसको उधर भेज दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन आपके सामने हैं, 4x - y = -3 और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x - y = -4। इसको घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस ये प्लस, तो इससे तो ये कट गया, तो क्या बचा, x = 1, क्योंकि प्लस के 4 में से माइनस का 3 गया तो 1। हाँ सफ़ी, 10 बजे, रात को 10 बजे, ओके, 1 आया, ओके। अब आपने इसमें वैल्यू पुट कर दिया किसी भी इक्वेशन में x का, तो ये क्या y क्या हो जाएगा, देन y = 7। तो फ्रैक्शन क्या बना, 1/7, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इट विल गिव यू 8। तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज 8। आपने x का मान इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया तो यू विल गेट 1। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तो सवाल थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन उनको समझने की कोशिश आप करेंगे तो यू विल गेट मोर एंड मोर डीप नॉलेज, मोर एंड मोर सॉल्यूशंस। चलो तो एक और सवाल लेते हैं, फिर बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ और देखते हैं एक और सवाल में आपका क्या हाल है। एक और सवाल, लेट्स सी। क्वेश्चन है 4 × 3 / 4 ब्रैकेट 4 × 3 डिवाइड ब्रैकेट 3 × 3 और सारे ब्रैकेट क्लोज हो गए, इसका वैल्यू क्या है। नहीं, इन सवालों का शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। इन सवालों में देखो, अगर वो फ्रैक्शन पूछता तो मैं फ्रैक्शन से ऑप्शन से कर देता, क्योंकि ये फ्रैक्शन का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए शफी हमें ये ऐसे करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको कर देते। अगर इसमें ऑप्शन, वो शॉर्टकट बनना डिपेंड करता है क्वेश्चन की फीलिंग पर, क्वेश्चन क्या है। ओके, सवाल आपके सामने है, चाहूंगा जवाब मिले तेजी के साथ। इनमें से कौन सा है, A 3, B 9, C 12 और D इनमें से कोई नहीं। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आसानी से करने की पूरी कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है ये हो जाएगा। अब डिपेंडेंसी आप पर है, आप भी करो, मैं तब तक बता देता हूं कैसे करेंगे सवाल को। इधर से करते हैं 4 × 3 डिवाइड बाई 4, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 3 × 3 = 9 हो गया, है ना। अगली बार क्या करें, आपने कहा 4 × 3 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट, अब देखो पहले गुणा नहीं होगी, पहले डिवाइड होगा, तो 4 × 3/9, इसको बोलते हैं 1/3, है ना। तो इसको काटे तो 1/3। आगे स्टेप करें तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट, तो 4/3। अब क्या करें, 4 × 3 डिवाइड बाई 4 चौक 16/3, लेकिन जब डिवाइड तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट 3 × 3/16, इट विल बिकम 4 × 9/16। इससे ये काट दिया, दैट इज 9/4 इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, 9/4, बहुत बढ़िया जवाब आपकी तरफ से। आपने आंसर भी दे दिया साथ में, वेरी गुड अखिलेश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, दैट इज 9/4। तो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन देखने में तो लगते हैं बहुत पहाड़ हैं, खतरनाक हैं, आपसे नहीं होंगे, लेकिन आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा आपको कॉन्शियसनेस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना होगा, देन योर ऑल क्वेश्चन विल बी करेक्ट। सिर्फ मैंने बोर्ड मास को यूज किया है और कुछ नहीं किया है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर बोर्ड मास से ही लूंगा, चलो इसको देखते हैं, इसका जवाब क्या मिलता है आपका। 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 2, इसका मान बताओ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी। उम्मीद है इस सवाल पर आप खरे उतरेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे। ऑप्शन क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 2, व्हाट विल बी द राइट आंसर। देखो ये भी सेम है, अगर मैं पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं
तो ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 + 1/2। इस वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूं मैं पूरे की। अब क्या हुआ, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू कितना है 3/2। अब क्या करें, अब देखो इस वाले ब्रैकेट की बात करते हैं, इस मंझले कोष्ठक की। इसमें क्या था 1 + 1, यहां पर डिवाइड था ना, जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो उसको मल्टीप्लाई में बदल देते हैं ना, 2/3 हो जाएगा ना ऐसे, तो 1 + 2/3। अब क्या हुआ, ये आपने कहा 3 एकम 3 और 2 5/3, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ब्रैकेट भी फिनिश। अब बड़े वाले ब्रैकेट को ले लेते हैं, ये था 1 + 1 डिवाइड बाई, जब ये 5/3 पुट करोगे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3/5। इट विल गिव 1 + 3/5, तो 5 एकम 5 और 3 8/5 है ना। अब क्या करें, अब ये था, ये ब्रैकेट पूरा हो गया, अब ये वाला बचा, तो 1 डिवाइड बाई 8/5, और मैंने क्या बताया था, अगली बार मल्टीप्लाई में करके अपोजिट कर दो, तो 5/8 इज द राइट आंसर। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? तो आपको एक एक स्टेप से चलना है इन सवालों में, बहुत ही और ज़्यादा इन सवालों में बहुत ज़्यादा धैर्य और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप गलत कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बात समझ में आ गई ना, आसान है, यू कैन इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन, ग्रेट। तो राइट ऑप्शन था बी। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आप मुझे बहुत अच्छे से देने वाले हैं। ओके, वेरी गुड, सबने कहा बी। चलो, 11 संख्याओं का औसत 63 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 15 हो, तो छठी संख्या क्या है? द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स is 63. If the average of first 6 number is 60 and the average of last 6 number is 65, तो find out the sixth term. तो इन सवालों को कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं। अगर मैं औसत की बात करता हूं तो औसत क्या होता है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ डिजिट, ये तो होता है। अगर मैं बात करूं सम निकालने की, टोटल सम कितना होगा, तो आप कहेंगे एवरेज में मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डिजिट्स के, है ना, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यस के नो, हाँ कि ना, इज इट क्लियर, वेरी गुड। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई आपको, ग्रेट। अब क्या करें, सम बराबर एवरेज इनटू नंबर। अब हुआ क्या, हुआ ये, उसने बोला 11 संख्याओं का औसत 11 है, तो अगर 11 संख्याओं का एवरेज 63 है तो कुल योग कितना हो गया, आपने कहा 693, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट उसने बोला टोटल नंबर संख्याओं के देखे तो इतना था। अब उसने क्या बोला, पहली 6 संख्याओं का, तो फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज 60 था और लास्ट 6 नंबर का एवरेज 65 था। ये तो 360 हो गया, ये क्या हो गया, 6 पंजे 30, 6 6 36 और 3 39, 390। यानी अब ये 6 संख्याओं का टोटल ये है और 6 संख्याओं का लेवल ये है, तो अगर हम दोनों को जोड़ें तो 6 और 6 12 संख्याओं का टोटल कितना हुआ, 0 9 और 6 15, 3 और 3 4 1 750। यानी अब 12 संख्याओं का टोटल तो 750 है, 11 संख्याओं का टोटल 693 है। अगर मैं इस 12 वाली में से 11 वाली को घटा दूं तो मुझे जो छठी संख्या 2 बार रिवीज हुई थी उसका वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 57। तो राइट ऑप्शन ए। क्लियर है, ये कुछ इस तरह से था कि सपोज नंबर ऐसे थे, ये A B C D E F G H I J K, ये 11 नंबर थे, है ना। उसने बोला पहली 6 नंबर का, यानी इस नंबर का ऐसे, और अंतिम 6 नंबर का ऐसे। तो आपने देखा ये F 2 बार रिवाइज हुआ ना इसमें, इसलिए मैंने टोटल 12 का निकाला, इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला, क्योंकि 2 बार जो था रिपीट था इसलिए इसमें से घटा दिया, तो इस वैल्यू का वैल्यू मुझे पता लग गया। इज इट क्लियर, ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि इस नंबर को जो छठी संख्या थी उसको 2 बार रिपीट किया गया, 6 और 6 12 हमने उसमें से घटा दिया 11 डिजिट्स को, और हमें इस डिजिट का पता लगा कि इसका नंबर कितना होना चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत जवाब। एक और प्रश्न फिर आपके स्क्रीन पर यह रहा, देखते हैं इसका जवाब आप हमें क्या देते हैं। A, B तथा C ने क्रमशः 40,500,
45,000 और 60,000 के निवेश से व्यापार आरंभ किया। 6 माह के पश्चात सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए, जबकि ए ने 45,000 रुपये और निवेशित कर दिए। अब 56,100 रुपये का वार्षिक लाभ हुआ उन्हें। तो ए का भाग सी के भाग से कितना अधिक है? सवाल बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट को समझ कर करने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट द आंसर इजीली। समझने की कोशिश करना, आप जब तक करो मैं आपको समझा देता हूं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन तीनों ने कुछ इन्वेस्ट किया। कितना इसने किया? 40,500। इसने इन्वेस्ट किया 45,000। इसने इन्वेस्ट किया 60,000। हुआ क्या? 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ का ये था, 6 मंथ का ये, आफ्टर 6 मंथ इसने क्या काम किया? इसने 45,000 और निवेशित कर दिए इन्हें, है ना। और इसने क्या काम? बी ने कुछ नहीं किया और सी ने इसमें से 15,000 रुपये वापस निकाल लिए। यही तो हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस ए को जो पैसा ब्याज मिलेगा, जो लाभ का मिलेगा, उसके हिसाब से मिलेगा जितना उसने इन्वेस्ट किया। भाई उसने 6 महीने के लिए 40,500 रुपये लगाए, लेकिन अगले 6 महीने के लिए ये वाला प्लस ये वाला दोनों अमाउंट लगाना पड़ा ना उसको, 85,500। क्यों? क्योंकि पहले 6 महीने के लिए ये था, लेकिन 6 और 6 12 महीने टोटल अमाउंट कितना बना? तो अगले 6 महीने के लिए उसे इस पर ब्याज मिलना चाहिए था, इसमें से हिस्सा मिलना चाहिए था। बी ने कुछ नहीं किया तो बी को तो इसी में से हिस्सा मिलना था। सी ने क्या कम कि पहले 6 महीने के लिए 60,000 था, लेकिन अगले 6 महीने उसने 15,000 कम कर दिए, तो अगले 6 महीने के लिए उसे 45,000 पर पैसा मिलेगा। भाई जैसे जैसे वो पैसा लगा रहे हैं वैसे वैसे तो रिटर्न लेंगे ना। हो गया सवाल। तो अगर मैं ए बी सी के रेशो को निकालूं, उसका मतलब क्या है? ए के लिए आपने देखा 6 महीने के लिए 40,500 प्लस अगले 6 महीने के लिए 85,500 रुपये उसने लगाए। बी की बात करें, उसने 6 महीने के लिए 45,000, फिर अगले 6 महीने के लिए भी 45,000 रुपये लगाए, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं किया। अगर हम सी की बात करें तो पहले 6 महीने के लिए उसने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन आगे आने वाले 6 महीनों में उसने सिर्फ 45,000 रुपये इन्वेस्ट किए, क्योंकि 15,000 वो निकाल लिए। यही कहानी बनेगी ना। अब देखो ये एवरेज है, ये औसत नहीं है, ये रेशो में हम निकाल रहे हैं। तो रेशो में क्या होता है? अगर कोई कॉमन डिजिट है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, सभी में से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं देखूं यहाँ पर 6 और 2 जीरो, 6 2 जीरो, सभी में 6 2 जीरो कॉमन है। देख रहे हैं ना आप, सभी में 6 और 2 जीरो कॉमन है ना। तो मैंने इसमें से उसको बाहर निकाला तो क्या बचा? ये बचा 405 प्लस का 855। दूसरे वाले में देखो 6 से 6 काटा तो कितना बचा? 450 ओनली, प्लस 450। नेक्स्ट वाले में देखा तो 6 कट गया तो कितना बचा? यहाँ 600 प्लस 600, 600 प्लस 450। तो ये टोटल उनका हिस्सा बना। टोटल करें तो 8 4 1260, भाई तो 1260 हो जाएगा ना। अनुपात कितना हो गया? 900। ये कितना हो गया? 1050। फिर देखो कॉमन 10 है सब में, इसको काट दो तो क्या बचा? 126 अनुपात 90 अनुपात 105। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? इसको देखते रहो, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? आपने कहा सर क्यों नहीं होगा? 3 से डिवाइड तो उसको होना पड़ेगा, है ना। तो 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 और 2 8 9, हाँ 3 से ही होगा। तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 30 तिया 90, 3 से काटे 35 तिया 105। और भी छोटा हो सकता है, आप चाहें तो इसको और छोटा भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से और छोटा नहीं होगा। अब यानी जो उनका फायदा 1 साल का हुआ है वो इस अनुपात में बटेगा। जो उनका फायदा हुआ है वो इस अनुपात में बटना चाहिए, 42 30 और 35 में। तो हम क्या करेंगे? उसने बोला ए का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, तो ए का भाग कितना है? 42, सी का भाग कितना है? 35। तो 42 में से 35 घटाए तो कितना बचा? 7 अनुपात। तो ए का भाग सी के भाग से 7 हिस्से ज्यादा है। और अगर मैं टोटल अमाउंट देखो तो कितना है? इधर कर देता हूं, इस मोबाइल को इधर रख देता हूं। टोटल अमाउंट देखो तो कितना है? आपने कहा 56,100 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन टोटल कितना हुआ? 4 3 7 और 3 10, 5 और 2 7, 107 होना चाहिए। हाँ जी 107 होना चाहिए।
आपने कहा ओके, अब इसको डिवाइड आप कर सकते हैं। नाउ यू विल गेट द आंसर। ओके, मेरे हिसाब से अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें एक ऑप्शन ए भी होना चाहिए, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें से आएगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यही इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट्स में। ठीक है ना? तो अब तो कर सकते हैं। 7 मैंने क्यों यूज किया, सबको पता लगा कैसे यूज किया 7, और कैसे पूरा सवाल हुआ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे तो आप बेसिकली चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे, और कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलो एक और सवाल की बात करते हैं। जब रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो वह समान दूरी को तय करने में 20 मिनट कम लेती है। उसकी वास्तविक चाल से उसकी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? हाँ, वो 3/7/670 आएगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि वो अब कैलकुलेशन कर सकते हैं आगे। नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। जब रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो भाई कोई बात नहीं है, अब उसकी चाल आपने 20% बढ़ा दी, तो उसने बोला है कि भैया अब बताओ सामान्य चाल से उसे कितना टाइम लगेगा, तो उसे कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये है। जब रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है, नहीं कोई चाल होगी उसकी पहले, अब आपने उसको 20% बढ़ा दिया, तो समान दूरी तय करने में 20 मिनट का टाइम कम लेती है। जो पहली दूरी तय कर रही थी उससे वो 20 मिनट कम ले लेती है। तो उसकी वास्तविक चाल से उसकी समान दूरी को तय करने में कितना समय, जो उसकी पहली स्पीड थी उससे कितना, 140 मिनट। इसको भी समझा देते हैं, बेसिक से समझिएगा सवाल को आपको एक बार में। तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसका माना जो उसकी आरंभिक चाल थी ना, भाई प्रारंभिक चाल पूछा है ना, जब भी तो मुझे अगर उसमें जिसकी प्रारंभिक चाल पता लग जाए तो मेरा सवाल हो जाए। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस बराबर है, तो आपने कहा कि मैंने माना जो उसकी इनिशियल वास्तविक चाल थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना? अब आपने कहा वो समान दूरी को तय करती है, चलो उसको भी देखेंगे। उससे पहले एक बात समझो, अगर उसकी चाल में हमने 20% की वृद्धि कर दी, फॉर एग्जांपल बोला ना उसने, उसकी सामान्य चाल में 20% की वृद्धि कर दो, तो x में अगर आप 20% की वृद्धि कर देंगे तो 120/100, यानी उसकी चाल 1.2x हो गई। पहले उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसकी चाल 1.2x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, क्योंकि उसने 20% बढ़ा दिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब उसने कहा क्योंकि दूरी समान है, याद रखना, अगर डिस्टेंस बराबर, आप सभी जानते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि उसने बोला दोनों बार डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, स्पीड 1 टाइम 1 इज इक्वल टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2 होता है। ये हम रखते हैं जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल स्पीड कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2 होगा। जो फॉर्मूला बचा है उसे बोला टाइम कांस्टेंट है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कैसे निकालेंगे दोनों को, d1/s1 इज इक्वल टू d2/s2। याद रहेगा, जो चीज कांस्टेंट है उसको रोक के जो फॉर्मूला उसमें 1 और 2 पुट कर दो, आपका सवाल अपनी तरफ बढ़ चलेगा। अब स्पीड 1 की हम बात करते हैं। भाई स्पीड 1 कितनी थी हमारी, आपने कहा कि सर हमारी स्पीड थी x और हमने माना टाइम लगा t इज इक्वल टू, हमारी स्पीड कितनी थी दूसरी, हमने बोला हमारी दूसरी स्पीड की थी 1.2 x, और टाइम कितना हुआ, उसने बोला पहले वाले से 20 मिनट कम लगे, तो t में से मैं 20 मिनट कम कर दूं, क्योंकि मेरी सारी चीज किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मैं 20 मिनट कम नहीं कर सकता, मुझे किलोमीटर घंटे में ही बात करनी पड़ेगी, तो मुझे 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस वन, अब देखो ये हो गया xt इज इक्वल टू 1.2 xt प्लस, तो 12, इसको देखे कितना हो गया, अब आपने देखा इसको माइनस का, माफ करिएगा, तो 12 दूनी 24, 1 से काटे 3 बार, तो क्या बना -1.2 x/3। अब मैंने इसको उधर भेज दिया इस वाले को, तो ये क्या बचेगा, आपने कहा कि सर माइनस का 0.2 xt इज इक्वल टू 1.2 x/3, माइनस से माइनस कटे, x से x कट गया, तो t इज इक्वल टू व्हाट, 1.2/3 इंटू 0.2। दैट इज, जहां तक किसी को समझ में ना आए तो प्लीज मुझे बता दे कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को हो तो मुझे बता देना भैया।
140 नहीं आएगा। 140 कैसे आएगा, खुद सोचो भाई। 0.2 यहाँ पर आपने देखा, इसको घटाया तो 0.2 बचा, 140 नहीं होगा। सॉल्व करो तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 0.8 टी आपके सामने, जबकि उसने बोला कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, यहाँ समझ में आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं एक और स्टेप बता देता हूँ। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इधर भी दिखा देता हूँ। xt इज इक्वल टू 1.2x इंटू टी माइनस 1/3। अगर आपको दशमलव में नहीं जाना है तो आप इसको 20 या 60 हो जाएगा 1/3, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। xt इज इक्वल टू 1.2x इंटू 3t माइनस 1 अपॉन 3, 3 को उधर भेज दो तो 3xt इज इक्वल टू 1.2x इंटू 3t माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3xt इज इक्वल टू 4 12 36, 3.6xt और माइनस का 1.2x, इसको उधर भेज दे तो कितना बच जाएगा 0.6xt इज इक्वल टू 1.2x और x से x कट गया तो t इज इक्वल टू 2 घंटा। ठीक है, जब t इज इक्वल टू 2 घंटा मिल गया तो 2 घंटा, लेकिन समय तो आपका मिनट में है, समय तो मिनट में है ना, तो t इज इक्वल टू 2 घंटा मिला आपको, 2 घंटे में पहुंच जाएगी। लेकिन समय क्या है, मिनट में दिया है, तो 2 घंटा बराबर कितना मिनट, आपने कहा 120 मिनट, तो राइट ऑप्शन 120 मिनट हो जाएगा। क्लियर है भैया, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। इसको मैंने रोक दिया कि दशमलव ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पर सीधा सीधा हमने एलसीएम लेके कर दिया है। ओके चलो, बहुत अच्छी बात, सवाल में अपने दी और मैं अब आगे बढ़ता हूँ, एक और सवाल की बात करता हूँ। तो राइट ऑप्शन बी था, ए नहीं था। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 40% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 10%, 80%, 15% या 90%। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 40% और 40% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। अभिजीत सर, मेरी एक टांग नकली है। ओ माय गॉड, हाउ, कैसे? ओ चलो कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी है, ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी है और सबके लिए पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप इतने के बावजूद सब कुछ तैयार हैं, आई अप्रिशिएट अभिजीत। एक संख्या एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से क्रम से 40% और 40% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 10%। ए, सबने कहा 10%, बहुत बढ़िया जवाब। तेजी से देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब तेजी से स्पीड अप सवाल आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो बहुत अच्छी बात आपने कही, कितने परसेंट कम है? तो देखो खुद सोचो, सवाल को बड़े आसानी समझो भाई। पहली संख्या एक दो संख्या है, वो भाई तीसरी संख्या मैंने 100% मानी फॉर एग्जाम्पल। उस जगह दो संख्या, पहली वाली संख्या 40% कम है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 100 में से 40 कम कर दिया, 60 हो गई। दूसरी वाली संख्या 40% कम है, तो यानी 100 में से आपने 40 घटा दिया, तो कितनी हो गई? आपने कहा 54% है। यही तो बोलोगे भाई। अगर हम बात करें पहली संख्या 60, दूसरी 54 है, उसने बोला तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो क्या करोगे? इन दोनों का अंतर देखें तो कितना है? 6, कितने से? 54 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे तो करोगे भाई। अगर आपको सवाल कराया जाए तो ऐसे तो करोगे भाई। 6 और 60 से निकालना था, माफ़ करिएगा, इट्स 60 ना, तो 6 ढाई 60 और 10 ढाई 100, तो 10% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 10% कम। बहुत बढ़िया जवाब, 10%। समझ में आया कैसे हुआ? तो आप इसको ऐसे, अगर x से करेंगे तो पहली संख्या x है, उसकी दूसरी संख्या उन्हें 40% कम बताई, तो x का 40% x में से, ये बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे नहीं करना, बस सिंपल समझो जो मैंने बताया, फिर से समझ लो कि भाई एक संख्या थर्ड वाली 100% है, उसने बोला पहली संख्या 40% कम है, तो 40% कम कर दिया, तो पहली वाली संख्या 60% हो गई। दूसरी वाली संख्या 40% कम थी, तो ये कितनी है? 54% हो गई। उसने बोला ये वाली संख्या से कितने परसेंट कम है, तो कितने परसेंट कम है? आपने कहा 60 में से 54 गई तो 6, कितने में से? 60 में से। और परसेंटेज में कैसे बदलते हो? 100 का मल्टीप्लाई,
तो यू विल गेट 10। इट्स वेरी इजी। अगर आप विदाउट फॉर्मूला करोगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 10। क्लियर, बहुत अच्छा जवाब। एक और सवाल, थोड़ा सा और मजबूत सवाल लेते हैं आपके समक्ष और देखते हैं इस मजबूत सवाल में आप कितने मजबूती से सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में हैं। कोण कितनी डिग्री के हैं? दो संपूरक, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। हाउ मेनी डिग्री आर द एंगल्स? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। There are two supplementary angles are in the ratio 2:3. How many degrees are the angles? यानी वो कोण कितने कितने डिग्री के हैं? दो संपूरक कोण हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, 2 और 3 के अनुपात में हैं। कोण कितनी डिग्री के हैं ये आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। सी, देखो सबसे पहले ये बात जान लो कि ये जो संपूरक की बात कर रहा है ये है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संपूरक कोण? तो संपूरक कोण की अगर हम बात करते हैं इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। जब दो कोणों का टोटल 180 डिग्री के बराबर हो जाए उसी को बोलते हैं संपूरक कोण। जब दो कोणों का टोटल किसके बराबर हो जाए? 180 डिग्री के बराबर हो जाए उसको संपूरक कोण बोला जाता है। क्लियर है? अब जब दो कोणों का टोटल एक समकोण के बराबर हो जाए तो उसको कोटिपूरक कोण बोला जाता है। तो दो कोणों का टोटल 180 डिग्री हो तो वो संपूरक या अनुपूरक या सप्लीमेंट्री। जब दो कोणों का टोटल 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उनको कोटिपूरक या पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसने कहा दो कोणों का अनुपात। भाई देखो सिंपल, देखो उसने बोला 2 और 3 में है तो मैंने पहला वाला कोण दूसरा वाला कोण 3 माना। इन दोनों को जोड़कर 180 आना चाहिए। तो 5 अनुपात का वैल्यू 180 के बराबर है, 1 अनुपात का वैल्यू 180/5 36 के बराबर हो गया, है ना। एक कोण का वैल्यू 36 के बराबर है। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा? आपने कहा 36 की गुणा। ये वाला कोण कितने का हो जाएगा? आपने कहा 36 की गुणा। तो 36 दूनी 72 और 36 दिया 108। दैट इज द सही जवाब। वैसे भी अगर आप इनको जोड़ोगे तो 90 है लेकिन ये 180 बन जाएगा। बहुत बढ़िया अखिलेश, वेरी गुड। अब बच्चों की संख्या बड़ी कम हो रही है। भाई क्या बात है, स्टार्टिंग में तो बच्चे थे, अब क्या मैं इतना खराब पढ़ा रहा हूँ क्या कि बच्चे कम हैं और लाइक वाइक भी बहुत कम है? ऐसा क्या हुआ भैया जो इतना गुस्सा खा रहे हो आप लोग? लाइक वाइक करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। सवाल का लेवल बहुत बढ़िया है, इसको भी आप ऐसे करोगे तो परेशान हो जाओगे। जल्दी से करो और जवाब दो। तो चलो एक और सवाल ले लेते हैं फिर आपकी स्क्रीन पर अगर आपने कहा है तो। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। तो देखते हैं एक और सवाल का जवाब क्या मिलता है। ये रहा, ट्रायंगल ABC का अंतः केंद्र O है। एंगल ABC बराबर 60 डिग्री है और एंगल ACB बराबर 50 डिग्री है। तो एंगल BOC का मान बताओ। इसको बोलते हैं अनौपचारिक निगमन, यहाँ रिगर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको स्वयं इसका चित्र बनाना है पहली बात, तभी तो सवाल को समझोगे। जब तक आप चित्र को नहीं समझोगे तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला काम होता है इस फिगर को समझना। अब देखो ये अंतः केंद्र है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंतः केंद्र नाम की बीमारी क्या है। देखो 4 केंद्र होते हैं। एक होता अंतः केंद्र जिसको इनर सेंटर बोलते हैं, इनर सर्किल, इंस्क्राइब सर्किल बोलते हैं, या इसको इन सेंटर बोलते हैं, अंतः केंद्र। दूसरा होता है केंद्रक, एक होता है परिकेंद्र, एक होता है लंब केंद्र। ये 4 केंद्र होते हैं और ये आपको पता होना चाहिए, सवाल में इनसे पूछा जाता है। अगर मैं अंतः केंद्र की बात करूं उसको बोलते हैं इन सेंटर। अगर मैं बात करूं केंद्र को सेंट्रॉइड। मैं बात करूं परिकेंद्र की तो उसको बोलते हैं सरकम सेंटर और इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर इंग्लिश में। अब उसने बोला अंतः केंद्र, तो ये बनते कब कब हैं? देखो अंतः केंद्र जब भी बनता है वो एंगल के बाइसेक्ट से बनता है, एंगल बाइसेक्टर्स यानी कोणों के समद्विभाजक से। जब केंद्रक बनता है तो वो क्या बनता है? वो मीडियन से बनता है, माध्यिकाओं से। जब ये लंब केंद्र की बात करता हूं तो बनता है तो वो बनता है राइट एंगल से यानी परपेंडिकुलर से। और जब परिकेंद्र की बात करते हैं वो बनता है परिपेंडिकुलर पर बाइसेक्टर ऑफ ए, जो भुजा है उससे। ठीक है, अब क्या करें?
उसने बोला अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी कोण रहे होंगे, तो अंतः केंद्र का मतलब होता है कि इन कोणों के अर्धक, इन कोणों के बाइसेक्टर्स जहां मिलेंगे वहीं पर अंतः केंद्र बनेगा ऐसे। तो ये केंद्र, उसने बोला अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, उसने बोला अगर ए बी सी 60 डिग्री है, अगर ये कोण 60 का था टोटल, तो ये कितना, ये 30 का हो गया, ये भी 30 का हो गया। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इजीली सवाल को कर लेंगे, है ना। उसने बोला ए सी भी 50 है, जब ए सी भी 50 है, ये वाला 50 है, तो 25 का ये हो गया, 25 का ये हो गया। उसने बोला है बी ओ सी, इस वाले एंगल का मान बताओ। अब देखो यहां पर ये ट्रायंगल आपके सामने निकला ऐसा, ये बी है, ये ओ है और ये सी है। एंगल बी का वैल्यू 30 डिग्री है, एंगल सी का वैल्यू 25 डिग्री है। अब इसका एंगल बताओ। आप सभी जानते हैं कि एक एंगल के जो त्रिभुज हैं उनका सम, एक त्रिभुज के जो ट्रायंगल के जो कोण हैं, अंतः कोण हैं, उनका टोटल 180 डिग्री होता है। अब आपने देखा दो कोण तो दिए हैं 30 और 20 55, तो अगर 55 घटा दो तो कितने का बचा, 125 का ना। तो यानी ये वाला जो कोण होगा वो 125 डिग्री का होगा। आपको ये बस पता होना चाहिए कि ये केंद्रक क्या है, अंतः केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 180 माइनस 60/3, बिल्कुल वही बात है। लेकिन ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की जिससे कि कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से सवालों को समझ ले। इज इट क्लियर? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आया हो, ही और शी कैन आस्क। तो एक और सवाल लेते हैं, आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक और ऐसा सवाल है, एक ट्रायंगल ABC में एंगल BAC 75 डिग्री है, एंगल ABC 45 डिग्री है, BC को D तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल ACD X डिग्री हो तो 60 डिग्री का x/3% क्या है? एक सवाल में मल्टीपल सवाल प्रश्न बने हुए हैं, एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस बने हुए हैं। जो इसका चित्र बना देगा वो सवाल को आसानी से समझ जाएगा, नहीं तो गड़बड़ करेगा। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आपके सामने क्वेश्चन मैंने रख दिया है, मैं चाहूंगा इसका आंसर मिले। ACB आपको दिया है, निकालना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। मैं समझा देता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा ऐसे तो करने में बहुत ज़्यादा। मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल ABC है। चलो भाई, ये मैंने ABC बनाया। फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है और ये C है। उसने बोला इसमें BAC ये 75 डिग्री का है। उसने बोला ABC 45 डिग्री का है। तो सबसे पहला काम तो ये आया ना, ये क्या है भाई, 75 का है, ये 45 का है, तो C कितने का बना? आपने कहा सर 75, 45, 110, 120, 60 डिग्री का है C। तो C कोण 60 डिग्री का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला यदि ACD, अब देखो उसने इसको आगे बढ़ाया ऐसे D तक। उसने बोला ACD इस वाले एंगल का वैल्यू बताना है। ये तो आप जानते हैं, जब ये 60 का है तो ये तो लीनियर पेयर बनेगा ना। एक्सटर्नल एंगल कितने का होगा? लीनियर पेयर तो बनता है। तो ये कितना, 120 डिग्री का हो गया। तो X जो है वो 120 डिग्री है। क्लियर है? यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। यस कैन हो? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यानी जो ACD उसने बोला है वो 120 डिग्री का है। उसने बोला 60 डिग्री का, 60 का x% यानी x/3 गुणा 100 निकालना है आपको, क्योंकि परसेंटेज का मतलब तो 1/100 होता है ना। x का वैल्यू आपको पता है कितना है, 120/3 गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12, 0 से 0 कट गया, तो 24 डिग्री होगा इसका आंसर। राइट ऑप्शन इज डी। सब सन्नाटे में है। क्यों भैया इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आपका जवाब सही क्यों नहीं आया? ये तो आसान सवाल था। समझने की थोड़ी सी कोशिश करोगे तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, देन डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप तरीके से सवाल को करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? वेरी गुड, वेरी नाइस। तो भाई लाइक वाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बता देना मुझे। लाइक वाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के सवाल आपको और आगे मैं देता रहूं लगातार,
तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और आगे शेयर करो जल्दी से, जिससे कि आप सब लोगों को यहाँ पर हर एक चीज़ वो मिल जाए जो आप समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। इसी समय फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।